कल काशी, आज गुजरात को मिलने वाली है बहुत सारी सौगात। जी हां, रेलवे स्टेशन समेत कई विकास परियोजनाओं का पीएम द्वारा उद्घाटन होगा। 1 मिनट, एक खबर, एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में बने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर देश का पहला रीडेवलप रेलवे स्टेशन होगा, जहां रेल यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इसी के साथ पीएम मोदी स्टेशन की इमारत के ऊपर बने 5 स्टार होटल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ही वडनगर पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन का भी डिजिटल तरीके से उद्घाटन करेंगे। ये वही रेलवे स्टेशन है जहां पीएम मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे। वडनगर शहर धरोहर सर्किट में आता है, इसलिए यहाँ के रेलवे स्टेशन की इमारत को 8.5 करोड़ की लागत से हेरिटेज लुक दिया गया है। आज ही पीएम मोदी गांधीनगर और बरेथा के बीच 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी एक्वेटिक्स गैलरी समेत रोबोटिक्स गैलरी, नेचर पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। तो वहीं यूपी में आतंकी साजिश में एटीएस ने एक नया खुलासा किया। पकड़े गए आतंकी टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का जो है रुख करते हैं और साजिश उसके जरिए की जा रही थी। एटीएस को टेलीग्राम के कुछ चैट्स भी हाथ लगे। ये पूरी खबर दरअसल क्या, एक रिपोर्ट। यूपी में आतंकी साजिश के आरोप में पकड़े गए आतंकी कोड का इस्तेमाल कर अपने साथियों से टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर बातचीत किया करते थे। कोड भाषा में साजिश की जमीन तैयार की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस को जांच के दौरान टेलीग्राम के कुछ चैट हाथ लगे हैं, जिसमें आतंकी मिन्हाज ने कुछ संदिग्धों से बात करने के दौरान गोश्त पकाओगे तो दोस्त आएंगे इस कोड का इस्तेमाल किया है। एटीएस की माने तो जिस मोबाइल को मिन्हाज ने जलाने की कोशिश की थी उसमें साजिश की पूरी जानकारी है, जिसे फिलहाल एफएसएल की लैब में भेजा गया है, जहां डाटा रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मिन्हाज और मसीरुद्दीन के तार दिल्ली में पिछले साल पकड़े गए आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम से भी जुड़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने जब इस आतंकी को गिरफ्तार किया था तो उस वक्त उसके 2 साथी फरार हो गए थे। मुस्तकीम यूपी के बलरामपुर जिले का रहने वाला है और दिल्ली पहुंचने से पहले लखनऊ पहुंचकर किसी से मिला था। आतंकी मिन्हाज और मशीरुद्दीन से भी पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। यह लोग भी मानव बम बनने के लिए तैयार थे। और अगली खबर है मध्य प्रदेश से। यहाँ के विदिशा में कुएं में करीब 1 दर्जन लोगों के गिरने से एक बड़ा हादसा सामने आया। हादसे में 2 लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है। राहत और बचाव का काम तेज गति के साथ जारी। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के विदिशा में 1 दर्जन से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए। अब तक कई लोगों को बचाया जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में ही कंट्रोल रूम बना दिया है। कल जैसी जानकारी मिली, राहत और बचाव कार्य के लिए भोपाल से भी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई। कमिश्नर आईजी रवाना हो गए। कलेक्टर एसपी घटना स्थल पर है और लगातार मेरे संपर्क में है। दरअसल गुरुवार की रात को पानी भरने के लिए गया एक बच्चा कुएं में गिर गया, जिसे बचाने के लिए कई गांव वाले कुएं पर जा पहुंचे। इस कुएं में सिर्फ बीच का हिस्सा ही खुला रहता था, बाकी हिस्सा बंद रहता था। बच्चे को खोजने पहुंचे लोग कुएं की इस छत पर चढ़ गए। भीड़ के दबाव की वजह से कुएं के आसपास की मिट्टी खिसक गई, जिसके बाद भीड़ कुएं में जा गिरी। सरपंच के मुताबिक ये कुआं करीब 30 फीट गहरा है। इसमें 20 फीट तक पानी भरा हुआ है। घटना के बाद से ही राज्य के मुख्यमंत्री अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद बाजारों में डिप्रेशन को दूर करने वाली दवाओं की मांग तेजी के साथ बढ़ी है, जो कि एक स्वस्थ समाज के लिए किसी भी तरह उचित नहीं ठहराई जा सकती है। भारत में कोरोना वायरस से बचने के लिए कई लोगों ने पहले विटामिन सी, जिंक और आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करना शुरू कर दिया था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे कोरोना से पैदा हुए डर और तनाव को भगाने के लिए लोग डिप्रेशन दूर करने वाली दवाओं का सहारा ले रहे हैं। दवाओं की मार्केट रिसर्च करने वाली फर्म AIOCD के डाटा के मुताबिक पिछले 4 महीनों में दिमाग का इलाज करने वाली दवाओं की सेल 13% तक बढ़ गई है। कोरोना की शुरुआत में यानी पिछले साल जनवरी से मार्च 2020 की तुलना में ये सेल 8 गुना ज्यादा गई थी। जर्नल ऑफ साइकियाट्रिक रिसर्च पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल विक्टोरिया राज्य में लॉकडाउन लगा तो उसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन का शिकार होते चले गए। करीब 10% लोगों के मन में कभी न कभी आत्महत्या कर लेने की बात भी आई। 1/3 लोगों ने कहा कि वो इस दौरान चिंता या डिप्रेशन से जुड़ी समस्याओं के शिकार हुए। 20% लोग इस दौरान अनिद्रा के शिकार भी हुए।
कोरोना की वैक्सीन को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है। ममता ने केंद्र सरकार पर कम वैक्सीन देने के आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन सप्लाई में भेदभाव का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के शासन वाले राज्यों को ज्यादा वैक्सीन दी जा रही है और पश्चिम बंगाल को कम। ममता बनर्जी ने इस मामले में प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। ममता ने कहा है पश्चिम बंगाल को 73 लाख की जगह सिर्फ 25 लाख डोज मिले, जबकि बंगाल को 11.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। Central government doesn't give the vaccine. From where will go? It is not that we are manufacturing. It is central government. Central government is procure the vaccine, and it is their duty to supply the vaccine to all. वहीं पश्चिम बंगाल में फर्जी वैक्सीन के मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगाया। ममता 25 से 30 जुलाई तक दिल्ली में रहेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलेंगे। 5 दिन के इस दौरे में भी वैक्सीन का मुद्दा उठने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंप दी। एक रिपोर्ट पर डालिए नजर। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में हालात कानून के शासन की बजाय शासक के कानून के हैं। 50 पन्नों की रिपोर्ट में संगठित हिंसा को लेकर प्रशासन और पुलिस पर कई सवाल उठाते हुए सिफारिशें की गई है कि हिंसा की जांच सीबीआई से कराई जाए, अदालत की निगरानी में एसआईटी बने, केस ट्रायल बंगाल के बाहर हो, गवाहों को विशेष सुरक्षा दी जाए। ममता बनर्जी ने मानवाधिकार आयोग की जांच टीम पर ही सवाल उठा दिए हैं। Prime Minister knows very well what is going on in UP. There is no rule of law. How many commission he sent there? He has sent there. How many human rights commission? How many tribal development commission? How many minority commission? How many ED? How many CBI? NHRC ने रिपोर्ट का आधार हत्या, आगजनी, लूटपाट जैसे 1800 से ज्यादा मामलों में FIR को बनाया है। तो वहीं राजद्रोह के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आजादी के 75 साल के बाद भी देश में इसकी आखिर क्या जरूरत। राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के जमाने का कानून बताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से पूछा है कि आजादी के 75 साल बाद भी देश में इस कानून की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संस्थानों के संचालन के लिए ये कानून बहुत गंभीर खतरा है। यह अधिकारियों को कानून के गलत इस्तेमाल की बड़ी ताकत देता है और इसमें उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होती। चीफ जस्टिस NV रमणा की 3 जजों वाली बेंच ने कहा कि राजद्रोह की धारा 124A का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यह ऐसा है कि किसी बढ़ई को लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी दी गई हो और वो इसका इस्तेमाल पूरा जंगल काटने के लिए कर रहा हो। इस कानून का ऐसा असर पड़ रहा है। इस पर केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस कानून को खत्म किए जाने की जरूरत नहीं है, केवल गाइडलाइंस तय की जानी चाहिए ताकि ये कानून अपना मकसद पूरा कर सके। आगरा में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान लगे पाकिस्तान जिंदाबाद पर एसपी ने जांच के आदेश दे दिए। दरअसल कल बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगने का मामला सामने आया था। आगरा में देश विरोधी नारेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान का है। आरोप है कि इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। वायरल वीडियो की सच्चाई की भी जांच की जा रही है। हमारे आज आंदोलन था, उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें युवक देशद्रोही नारे लगा रहा है। एसपी साहब को एप्लीकेशन दी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। वायरल वीडियो होने के बाद समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार का कहना है कि पार्टी के कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक देश विरोधी नारे लगा रहा है। उस युवक का समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है।
आइए एक मिनट एक खबर में आगे बढ़ते बात करते पंजाब कांग्रेस की कलह कथा की। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के नाम पर कांग्रेस में तकरार अब भी थम नहीं पाई है। आज पंजाब से बड़ी हलचल सामने आ सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की खबर पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जताई है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फोन कर सिद्धू की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। विवाद बढ़ने के बाद सोनिया गांधी ने पंजाब प्रभारी हरीश रावत को जिम्मेदारी सौंपी। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत के साथ सोनिया की बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थे। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने सिद्धू के अध्यक्ष बनने की बात कभी नहीं कही थी। आप जो कह रहे हैं इसके चारों तरफ ही होगा। अभी कोई कई लॉजिस्टिक एंड्स हैं। चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कांग्रेस के 9 नेताओं के साथ बैठक की। ये बैठक पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर हुई। इससे पहले सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक संकट को सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष और 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फॉर्मूला तैयार किया है। बीजेपी ने कहा है कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की विदाई का वक्त आ गया है। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक की, जो कि आज सुबह 11 बजे होने जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी कार्य समिति की आज बड़ी बैठक सुबह 11 बजे होने जा रही है, जो कि यूपी बीजेपी मुख्यालय लखनऊ में होनी है, जिसमें यूपी बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल तौर पर बैठक में शामिल होंगे। कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे। यूपी में बीजेपी की चुनावी रणनीति और आगामी कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। करीब 400 सदस्य बैठक में हिस्सा लेंगे। यूपी बीजेपी के पदाधिकारियों को छोड़कर बाकी सदस्य भी आज बैठक में ऑनलाइन ही जुड़ेंगे। इस बीच शुक्रवार से होने वाली बीजेपी कार्य समिति बैठक के पहले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी भी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी शामिल रहे। तो वहीं एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में ड्रोन्स देखे गए हैं। ड्रोन की खबर मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हुई। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में गुरुवार की रात फिर से ड्रोन देखा गया। ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और सर्च ऑपरेशन जारी है। एक स्थानीय निवासी ने शाम 8:45 पर ड्रोन को देखने का दावा किया है। उधर से कोई ऐसे ही लाइट वाली चीज आ रही थी, मैंने उसकी वीडियो बनाई, भेजी तो आगे उन्होंने ड्रोन ही कंफर्म किया, ड्रोन ही। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान से लगी सीमा पर ड्रोन की लगातार मूवमेंट देखने को मिल रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। बुधवार देर रात 1:40 पर ड्रोन देखा गया। पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों ने 27 जून को जम्मू शहर में भारतीय वायुसेना स्टेशन के पास ड्रोन के जरिए बम गिराए थे। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत कई सीमावर्ती जिलों पर ड्रोन या इसकी जैसी किसी भी डिवाइस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमले के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, राजौरी, कठुआ, सांबा, रामबन और बारामूला जिले में ड्रोन या मानव रहित उड़ान वस्तुओं के भंडारण, बिक्री या रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो गुजरात के द्वारका की आइए बात करते हैं। यहाँ की सड़कें पानी में समा गई हैं। रिहायशी इलाकों की बात करें, बरसात का पानी चारों तरफ भरा है और इसी तरह से पहाड़ हो या फिर मैदान हो, चारों तरफ बरसात का कहर बरकरार है। एक रिपोर्ट। तस्वीरें हैं गुजरात के द्वारका की, जहां बारिश का पानी इस इलाके के लोगों के लिए आफत बन गया है। रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में भरा जा रहा है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि सड़क पर कोई दरिया बह रहा है। लोगों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ रही है। अब जरा इस बाइक सवार को देखिए। ये बाइक सवार बाढ़ के बीच सड़क पार कर रहा था, तभी इसकी बाइक बंद हो गई और ये बाढ़ के पानी में फंस गया। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इस युवक की मदद की, जिससे युवक अपनी बाइक समेत सुरक्षित सड़क पार कर सका। द्वारका में हुई मूसलाधार बारिश के बाद से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदियां नाले सब उफान पर हैं। लोगों की जान आफत में है। इन इलाकों में रहने वाले लोग प्रशासन और सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस हालात से जल्द छुटकारा मिल सके। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.